गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म। FEDER फेडरलिज्म, ALISM फेडरलिज्म। प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमने देखा पावर शेयरिंग, है ना। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म वो दोनों ही कहीं ना कहीं वो एक ही बात है। यानी कि पावर शेयरिंग क्या कहती है या फेडरलिज्म क्या कहता है कि पावर को शेयर करना, राइट। जैसे कि हमने 9th में भी देखा था और आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा कि हमारी जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जब हम देखते हैं, अगर हम इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है। और फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं? सेंटर की अपनी पावर्स हैं, स्टेट की अपनी पावर है और लोकल जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी पावर है, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। एक होता है हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टली यानी कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारे जुडिशरी सिस्टम की बात कर रहा हूं तो यानी कि जुडिशरी सिस्टम जो सेंटर में है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। फिर मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर मैं लेजिस्लेटिव की बात कर रहा हूं यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि एक ही लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये तीनों चीजें हैं। ऐसी जब हम स्टेट में देखते हैं तो अगर मैं गवर्नर बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, तो यानी कि एक ही लेवल के इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कौन सा होता है? जब हम पावर को शेयर करते हैं बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों, जो फेडरलिज्म होता है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? कई तरीके की गवर्नमेंट्स आप देखते हो। पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जो फेडरलिज्म वर्ड है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं पे भी फेडरलिज्म जो वर्ड है वो उसका कहीं पे भी उसको अंकित नहीं किया गया है। लेकिन हम जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उसी से ही हम कहीं ना कहीं हम भी मतलब वही चीज हम कर रहे हैं। हमने भले ही नाम नहीं दिया है लेकिन थिंग्स आर द सेम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेंटर जो गवर्नमेंट है उसकी एक अपनी पावर्स हैं, स्टेट की अपनी पावर है, लोकल गवर्नमेंट की अपनी पावर है। अब जो फेडरलिज्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फेडरलिज्म होता है, प्यारे बच्चों, जब एक टाइप की गवर्नमेंट से ज्यादा, है ना, यानी एक ना हो, एक से ज्यादा हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, कितनी भी हो, एक से ज्यादा टाइप की जब गवर्नमेंट होती है एक ही कंट्री में तो उसको बोला जाता है फेडरलिज्म। तो इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट्स हैं। बेल्जियम में हमने देखा था 5 टाइप्स की गवर्नमेंट्स हैं, है ना। तो वो क्या है? फेडरलिज्म। अब एक आप देखेंगे यूनिटरी। देखो गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके की होती है, लेकिन अगर हम बेसिकली इसको कैटेगराइज करें, या तो यूनिटरी होती है या फेडरलिज्म होती है। यूनिटरी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है, पहले बच्चों, वहां पर जो एक ही गवर्नमेंट होती है, राइट, उसी का ही पूरे नेशन पे कंट्रोल चलता है। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी ने अपनी कुछ सब यूनिट्स बनाई हुई है, यानी कि ऑर्डर पास करने का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और वो उसको पास ऑन करता है। जो उन्हीं की सब यूनिट्स हैं वो मतलब क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, वो अपने आप से कोई कानून नहीं बना सकते। लेकिन फेडरलिज्म में ऐसा नहीं है। फेडरलिज्म में हर एक की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित में ये है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कोई भी चीज की जब एश्योरेंस तभी होती है जब हम उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं, जब हम उसको लिखित में लिखते हैं तभी हम उसको ओबे करते हैं। तो हमारे, अगर मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूं प्यारे बच्चों, तो आज इस इंट्रोडक्टरी में और इस बेसिक उसमें जो फेडरलिज्म हम समझ रहे हैं उसी में हम देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, जहां पर एक ही टाइप की गवर्नमेंट होती है, वहां पर वही ऑर्डर बनाती है, वही सब कुछ करती है, सारे मैटर्स पे उसी का ही कंट्रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट या जो उनकी सब यूनिट्स होती हैं उसके ऊपर कोई और वो कानून नहीं बना सकते हैं। एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि आप कहीं पे देखेंगे सब यूनिट, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब यूनिट क्यों कह रहे हैं? इन्होंने स्टेट या लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम अभी एक वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं और आपको पता है कि जर्मनी में हो सकता है कि स्टेट को कुछ और बोलते हैं, जैसे रशिया में ओब्लास्ट बोलते हैं, है ना, इंग्लैंड में कैंटॉन्स बोलते हैं, तो हमारे यहाँ उसको स्टेट्स बोलते हैं। और अगर हम, आपको पता है कि वैसे अगर हम स्टेट देखें तो हम एक कंट्री को बोलते हैं जिसका एस कैपिटल होता है। तो हमारे यहाँ क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट है। तो इसलिए आपकी बुक में कई जगह पे वर्ड यूज किए गए होंगे प्रोविंशियल, है ना, प्रोविंशियल यानी कि एक क्षेत्र की, एरिया की। तो वहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक मतलब सभी की एज अ कॉमन बात करें, हमारे यहाँ पे उसको स्टेट और लोकल बोला जाता है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि चाइना में आप कह सकते हो यूनिटरी गवर्नमेंट है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल चलता है, राइट। फेडरलिज्म आपको समझ में आ गया होगा, फेडरलिज्म क्या है ना। फेडरलिज्म मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो फेडरलिज्म की तरफ है, आगे आप देखोगे भी। अब मैं इंडिया के संदर्भ में अगर बात करूं, हालांकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को डिफाइन किया है,
कि ये जो पावर्स है या ये जो सब्जेक्ट्स हैं या ये जो टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, बाहर किसी इंटरनेशनल कोई ट्रीटी करनी है या कुछ ऐसा करना है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, जो इंडिया को देखते हुए ना, वो हमेशा सेंटर के हाथ में रहता है, क्योंकि वो पूरे नेशन को देख रहे हैं। तो ऐसी टोटल जो यूनिट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ये कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, वो है 97। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए आप लिखें, आपको एक कॉपी में भी लिखना है। स्टेट्स के पास जो पावर है, इंडिपेंडेंट पावर, जिसके ऊपर कोई सेंटर उसको कमांड नहीं कर सकता है, या स्टेट उसके लिए जवाबदेही नहीं है सेंटर को, है ना। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज फेडरलिज्म में क्या है, इंडिया में भी आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो डायरेक्ट उसकी जवाबदेही जो पीपल ऑफ इंडिया है उसके ऊपर है। जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है उसकी भी जो वहां के उस स्टेट के जो पीपल ऑफ इंडिया या जो पर्टिकुलर स्टेट के, उसको आंसरेबल है, एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है और आगे भी आप इसको पढ़ेंगे, अभी बेसिक में ही हम इसको बना रहे हैं। कॉन्करेंट, हम कहते हैं ना कि ये बॉयज का स्कूल है, ये गर्ल्स का स्कूल है, तो हम जब कहते हैं ये कोएड है, कोएड यानी बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि इसमें 47 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। जैसे एजुकेशन, है ना, आगे आप इसको डिटेल में भी देखेंगे। एजुकेशन पे क्या है, सेंटर की एक अलग चलती है ना, स्टेट्स के अपने अपने बोर्ड्स हैं, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए। एक आप देखेंगे रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होती है प्यारे बच्चों? आपको पता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। यानी कि लागू होने के बाद जो भी नई नई चीजें आई हैं, जो नए नए कानून बने हैं, या अगर हम देखें, अगर मैं और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मोबाइल पहले नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे उस समय पे, तो ये जो है रेसिड्यूरी, ये वो मतलब रेसिड्यूरी लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंक्लूड्स द सब्जेक्ट या टॉपिक्स दैट कम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। अब इसको उदाहरण के तहत आपको बेल्जियम की तरफ हम लेके जाएंगे। जैसे आपकी बुक में बेल्जियम में हमने देखा था, श्रीलंका में और बेल्जियम में क्या था कि ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनके पास पावर्स नहीं थी, लेकिन वो सारी पावर्स किसने दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी। तो आपको याद है कि 4 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और 1993 में फाइनली जो 4th टाइम हुआ था, उसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनली बेल्जियम को के जो रीजनल जो कॉन्सेप्ट था, है ना, जो पावर थी, जो गवर्नमेंट थी, उनको ऑटोनॉमस पावर दे दी गई, उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा बेल्जियम के ऊपर। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो एक यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से वो किस तरफ चलेगी? फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। आई होप यू आर एबल टू कोरिलेट कि पहले वो यूनिटरी टाइप थी, क्योंकि सेंटर ही पावर दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, रीजनल उसको। तो सब्जेक्ट्स देन कम अप let us look at the Belgium power of central government reduce कर दिया। यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो रखी है, REDUSE, reduce power of central government, give power to regional government constitutionally, है ना। रीजनल गवर्नमेंट वॉज एग्जिस्टेड अर्लियर, ऐसा नहीं है कि पहले वो नहीं थी, वो थी, बट सारी पावर उसको कहां से मिलती थी? बट ऑल पावर्स वर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन 1993 जो 4th अमेंडमेंट हुआ, 1 मार्क के लिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रीजनल गवर्नमेंट गॉट कॉन्स्टिट्यूशनली पावर, यानी कि कहीं ना कहीं उसको लिखित में पावर मिल गई कि ये आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे इंडिया में आप इसको देख रहे हैं इंडिपेंडेंट जो पावर्स। दस फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इससे हम क्या देख रहे हैं कि जो बेल्जियम है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ उसने अपने आप को बदल लिया। लेकिन जब हम देखते हैं श्रीलंका को, तो श्रीलंका में आपको पता है कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट में रहे, उन्होंने मतलब सारी पावर सेंटर में ही रही, उन्होंने अपने एजुकेशन पॉलिसी, रीजनल या रिलीजन से रिलेटेड पॉलिसी सारी उन्होंने खुद अपने हाथ में रखी, और जिसके कारण आपने देखा कि काफी वहां पर जो है मैसेकर्स, काफी ऐसे मतलब चीजें हुई जो लोगों के लिए ठीक नहीं थी। तो वहां पे जो लिबरलिस्ट थे, है ना, जो तमिल अलाम वाले, जो तमिल लीडर्स थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे कि श्रीलंका को भी फेडरलिज्म की तरफ लेके जाया जाए। ठीक है, तो श्रीलंका, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम फेडरल। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, बेसिकली इस टॉपिक से, कि जो फेडरलिज्म है बेसिकली वो क्या है ना, जो हमने उसको क्या, उसको एक बार हम पिरो के देखते हैं। वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट,
मैंने आपको क्या बोला कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट का मतलब है कि वर्ल्ड में जो भी उन्होंने स्टेट की तरह बना रखा है, लोकल बना रखा है या रीजनल बना रखा है, जो भी कहा हुआ है, तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स यानी कि सेंटर और जो भी नाम से उसको जानते हैं, यूजुअली इट हैज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो आपको पता ही है ना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि एक से ज्यादा होती है। एक वाली क्या होगी, यूनिटरी, वन फॉर एंटायर कंट्री, यानी कि एक अगर हम उसको दो भी मान के चलते हैं तो एक तो पूरी एंटायर कंट्री के लिए जैसा आप जानते हैं, और दूसरा डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट्स, यानी कि जो भी उनके इंटरनल मामले जो उनको देख रेख करने के लिए दूसरी होगी। बोथ एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली, दोनों के पास अपनी अपनी पावर से इंडिपेंडेंटली, एंड आर नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वही चीजें कहीं ना कहीं यूनिटरी अपोजिट टू फेडरल गवर्नमेंट, तो ये आप मतलब यूनिटरी का अपोजिट पूछा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम इधर ओनली अ फेडरल जो यूनिटरी जो है, यूनिटरी में जैसे आपको पता है यूनिटरी गवर्नमेंट में बता रहे हैं, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में इन दिस सिस्टम इधर ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही उन्होंने वैसे अपनी सब यूनिट्स बनाई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली कैन पास ऑन ऑर्डर्स, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है ऑर्डर पास करने की, बट इन फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कांट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते हैं इंडिपेंडेंट है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को नहीं कह सकती है फेडरल सिस्टम में, लेकिन इसमें वो कह सकती है। तो अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। ओवरव्यू से हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर among different level of governments is one of the major form of power sharing in modern democracies. In this chapter we focus on this form of power sharing. कौन सी form? It is most commonly referred as federalism. We being by describing federalism in general terms, the rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India, है ना। तो उसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें पता भी होना चाहिए, जो थर्ड लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। A discussion of the federal constitutional provision is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice, यानी किस तरीके से बेल्जियम ने जैसे अपने आप को कन्वर्ट किया टुवर्ड्स फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम, तो वैसे इंडिया में किस तरीके से उनको पावर्स मिली। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, जिसको मैं बोल रहा हूँ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया, अ थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब हम देखते हैं आपका व्हाट इज फेडरलिज्म, जो आपको ऑलरेडी पता है, कोई भी चीज बुक की वर्ड ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in last chapter. You would recall that one of the key change made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give this power to regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier, पहले भी थी। They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn, और उनसे ली भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि परमानेंट दे दिए, by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power. Constitution में आप power दे दिए, that were no longer dependent on the central government, यानी कि आप उसको constitution में कहीं ना कहीं लिख दिया कि अब आपको central government ना आपसे ले सकती है, ना आपसे छीन सकती है या आपको दे सकती है। Thus, Belgium shifted from a unitary to federal type of government. Right? Sri Lanka continued to, for all practical purpose, a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to focus a federal system. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अब हम देखते हैं कि दस यानी कि क्वेश्चन, यानी कि अगर हम कह सकते हैं फीचर्स, आप आगे भी देखेंगे फीचर 7 फीचर है, बहुत इजी है, और जो आपको कहीं ना कहीं पता भी है, एक से ज्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी पावर है ना, अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। तो अब हम आपकी बुक देखते हैं, वो क्या कहती है, जो हमने यही पढ़ा है। Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituents of the country. Usually a federation has 2 level of government, या more than one, है ना, वो भी आप लिख सकते हैं। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects
ऑफ कॉमन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जहां पे नेशन की इंटरेस्ट की बात आती है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है सारी पावर. द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट टुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट्स. Both these levels of government enjoy their power independent of each other. एक दूसरे के लिए जवाबदेही नहीं है. In this sense, federation are contrasted with unitary government. दोनों ही बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, अपोजिट है. Under the unitary system, अब ये बता रहे हैं unitary system जो आपको ऑलरेडी पता है, so either there is only one level of government or the sub-units are subordinate of the central government. The central government can pass on orders to the provincial or the local government, यानी वही ऑर्डर पास कर सकती है, उनके पास कोई पावर नहीं है. But in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं. You are not answerable to center or state government. State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people, यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं वो पीपल को आंसरेबल है, ना कि एक दूसरे को. अब अगले उसमें टॉपिक में आप देखोगे कि जो फेडरेशन है वो कितने टाइप की है, उसके फीचर क्या है और कितने टाइप की है ना. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल है, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट. तो दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.